गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने कई चीज़ों का अध्ययन किया था, जिसमें मुख्य चीज़ थी हमारी डेविस का भौगोलिक अपर्दन चक्र। डेविस के भौगोलिक आवर्धन चक्र को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। अवस्था, प्रक्रिया और संरचना को हमने देख लिया था। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसकी वो भी देख लिया था। संरचना कैसी होती है, प्रक्रियाएं क्या होती है, वो भी हमने देख लिया था। आज की कक्षा में हम डेविस के भौगोलिक अपर्दन चक्र का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके पक्ष में प्रमाण देखेंगे हम। पक्ष में प्रमाण, तो पक्ष में प्रमाण देखने के लिए सर्वप्रथम हमको देखना होगा कि इसने क्या क्या अच्छाइयाँ इसकी जो थ्योरी में है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखिए, डेविस ने अपने आवर्धन चक्र को समय के आधार पर भौगोलिक आवर्धन चक्र कहा है। भौगोलिक आवर्धन चक्र कहा है क्योंकि इन्होंने समय को महत्वपूर्ण माना और समय के आधार पर इन्होंने अपने जो सिद्धांत है, अपना जो इन्होंने थ्योरी दी है, उस सिद्धांत में इन्होंने इसको भौगोलिक आवर्धन चक्र नाम दिया है। नंबर 2 लिखिए, डेविस ने अपने आवर्धन चक्र में संरचना, प्रक्रिया और अवस्था को महत्वपूर्ण माना है। बताया था आपको, इसने त्रिकूट माने हैं। डेविस के त्रिकूट कहा जाता है इनको, संरचना, प्रक्रिया और अवस्था। इन तीनों को इसने अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण बतलाया है। नंबर 3, डेविस ने आवर्धन चक्र की तीन अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था बतलाई है। 3 अवस्थाएं बतलाई थी हमने, ये भी देख लिया था हमने। नंबर 4, डेविस ने ऊंचाई और समय को महत्वपूर्ण माना है। ऊंचाई और समय को महत्वपूर्ण माना है। ये इसने बातें बतलाई थी कुछ, और इम्पोर्टेंट बात क्या बतलाई थी इसने? डेविस के अनुसार, डेविस ने बतलाया कि, ऐसे लिखिए, डेविस ने बतलाया कि आवर्धन कार्य स्थलों के या भूभाग के, इसको दोबारा लिखिए, डेविस ने बतलाया कि किसी भूभाग के उत्थान के बाद ही, भूभाग के उत्थान के बाद ही आवर्धन कार्य शुरू होता है। किसी भूभाग के उत्थान के बाद ही क्या होता है? आवर्धन कार्य शुरू होता है। इसके बाद में लिखिए, डेविस ने बताया कि, डेविस के अनुसार अपर्दनकारी शक्तियां, अपर्दनकारी
कारी शक्तियाँ अपने क्षेत्र विशेष में ही क्षेत्र विशेष जैसे नदी मैदानों में, हिमनदी हिम क्षेत्रों में, पवन मरुस्थल में, अपर्दन कार्य करती है। अपर्दनकारी शक्तियाँ अपने क्षेत्र विशेष में ही क्या करती है? अपर्दन कार्य करती है। इसके बाद इसने इम्पोर्टेंट बात कही थी आखिर में, डेविस ने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में बने समप्राय मैदान या समतल मैदान को पेनी प्लेन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पेनी प्लेन। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें थी डेविस के भौगोलिक अपर्दन चक्र की। ये इसके पक्ष में प्रमाण थे कुछ। इन्होंने अपर्दन चक्र को समय के आधार पर इसकी गणना की है, इसलिए अपर्दन चक्र को भौगोलिक अपर्दन चक्र कहा जा सकता है। संरचना, प्रक्रिया और अवस्था को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। 3 अवस्थाएं बतलाई, बाल्या, प्रौढ़ा और युवावस्था, वृद्धावस्था। यहाँ लिखिए वृद्धावस्था। 3 अवस्था इन्होंने बतलाई है। डेविस ने ऊंचाई और समय को महत्वता दी है अपने जो ग्राफीय प्रदर्शन इसने किया था, और साथ ही साथ बताया कि किसी भूभाग के उत्थान के बाद अपर्दन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और बताया कि अपर्दनकारी शक्तियां अपने क्षेत्र विशेष में कार्य करती है। साथ ही साथ क्या बताया इसने कि अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में जो समप्राय मैदान या समतल मैदान बनता है उसे इसने क्या नाम दिया है? पेनी प्लेन नाम दिया है। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप, फटाफट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम इसके विपक्ष में आलोचनाएं करेंगे, आलोचनाएं पढ़ेंगे इसके। अब हम ये इसके पक्ष में प्रमाण थे। चलिए इसकी आलोचना भी देख लेते हैं हम, क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं। चलिए इतना लिख लीजिए आप, इतना ही मिटाया मैंने। अब इसके विपक्ष में प्रमाण या आलोचनाएं देखिए, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना करने वाला प्रमुख विद्वान कौन था? वाल्टर पेंक। जो इसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे, वाल्टर पेंक के बहु आकृतिक अपर्दन चक्र का। सबसे ज़्यादा आलोचनाएं इसके सिद्धांत की उसी ने की है। ठीक है, तो विपक्ष में प्रमाण में सबसे पहले क्या बात है? नंबर 1 करके लिखिएगा। डेविस ने उत्थान के बाद अपर्दन कार्य शुरू होने की बात कही है, जबकि अपर्दनकारी शक्तियां किसी भूभाग के पूर्ण उत्थान होने का इंतजार नहीं करती। ये बात कही है
वाल्टर पेंक ने कहा है कि कोई भी भूभाग जब तक उत्थित नहीं, कोई भी भूभाग उत्थित होते ही उस पर अपरदनकारी शक्तियां कार्य करना शुरू कर दी थी। जबकि डेविस के अनुसार क्या बात थी, डेविस ने कहा था कि उत्थान के बाद अपरदन कार्य शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी आलोचना करते हुए क्या कहा है कि उत्थान का इंतजार नहीं करती अपरदनकारी शक्तियां, वो तो स्टार्ट से शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, बालक बचपन में हम कहते हैं कि ग्रो करता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है, लेकिन वृद्धि करने के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियाँ उसको दबाती भी रहती है, उसको जो है विकास से रोकती भी रहती है। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती है जो उसके विकास को रोकती है। तो दोनों शक्तियाँ एक साथ अपना कार्य करती है। जब भी तो हम बच्चों को कई प्रकार की टॉनिक वगैरह देते रहते हैं ना भाई, कई प्रकार की जो है दवाइयाँ देते हैं ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें। तो इस तरीके से इसने बतलाने की कोशिश की है कि अपरदनकारी शक्तियाँ यानी कि काटने छाटने वाली शक्तियाँ उत्थान का इंतजार नहीं करती, उत्थान के साथ साथ वो भी अपना कार्य कर सकती है। हाँ, ऐसा जरूर है कि किसी अपरदन चक्र की पहली अवस्था में उत्थानकारी शक्तियाँ ज़्यादा तीव्र हो, अपरदनकारी शक्तियाँ भी उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो, लेकिन होती जरूर है। ये इसने पहली आलोचना की है। दूसरी आलोचना, डेविस ने स्थलाकृतियों को संरचना, अवस्था और प्रक्रिया, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज का परिणाम बतलाया है। जबकि पेंक ने इसकी आलोचना करते हुए उत्थान और निम्नीकरण को महत्वपूर्ण माना है। उत्थान और निम्नीकरण को महत्वपूर्ण माना है। उसने किस किस को इंपॉर्टेंट माना था? उसने माना था प्रक्रिया, संरचना और अवस्था को, जबकि इसने उत्थान और किसको माना है? निम्नीकरण को अपनी अपरदन चक्र संकल्पना में महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद इसको मिटा देते हैं हम। बात ऐसी है कि उसने उत्थान के बाद अपरदन होने की बात कही है डेविस ने, इसने उत्थान के साथ अपरदन होने की बात कही। बात ऐसी है जैसे बोर्ड हमने भर दिया तो मिटाने के प्रक्रिया हम बोर्ड भरने के बाद ही थोड़ी शुरू करते हैं। बोर्ड भरने के साथ साथ भी तो कभी कभी मिटाना पड़ता है ना हमको, कुछ गलती हो गई तो इस तरीके से उसने बताया है कि पूर्ण उत्थान का इंतजार नहीं करती अपरदनकारी शक्तियाँ। बोर्ड पूरा भरने के बाद ही थोड़ी मिटाएंगे हम, बीच में भी तो मिटा सकते हैं। इस तरीके से उसने बात समझाने की कोशिश की है। अभी आपके समझ में आया हो तो। तीसरा आलोचना लिखिए, डेविस ने अपने संकल्पना में ढाल को महत्व नहीं दिया है। ढाल को महत्व नहीं दिया है, जबकि ऊंचाई और समय को महत्वपूर्ण माना है। पेंक के अनुसार ढाल स्थलाकृतियों के निर्माण में अपरदन चक्र के अंतर्गत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेविस ने जो है ऊंचाई और समय को महत्वता दी है, जबकि ढाल को इसने महत्वता नहीं दी। पेंक महोदय है, पेंक महोदय ने क्या बताया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ढाल भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसने क्या बताया कि ढाल जरूरी है। चौथा नंबर पे पेंक ने आलोचना करते हुए क्या कहा, पेंक ने डेविस की संकल्पना को, डेविस के अपर्दन चक्र संकल्पना को काल्पनिक, अव्यवहारिक और असत्य करार दिया है। जबकि ध्यान रखना, ये पेंक महोदय जो है ये केवल 42 वर्ष के थे और डेविस महोदय जो एक विद्वान थे, यानी कि उम्रदराज भूगोलवेत्ता थे। लेकिन ये नया भूगोलवेत्ता, युवा भूगोलवेत्ता आया पेंक, इन्होंने इसकी आलोचना की और जबरदस्त आलोचना की। और अगली आलोचना करते हुए क्या कहा है, डेविस ने अपनी अपर्दन चक्र संकल्पना को भौगोलिक अपर्दन चक्र संकल्पना कहा है, जबकि यह संकल्पना गलत है एवं कई प्रश्नों के जवाब में यह बगले झांकने लगती है, बगले झांकने लगती है। ये एक मुहावरे का प्रयोग किया है इन्होंने, बगले झांकना। बगले झांकने का मतलब है, ये अगर इनसे कुछ सवाल पूछा जाए तो इसका मतलब है ये इनको जवाब इसका नहीं आता, इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में इन्होंने मना कर दिया कि इसका जवाब मेरे संकल्पना में नहीं है। तो इस तरीके से इनकी ये आलोचनाएं थी। हमने क्या देखा, इसके उत्थान के बाद अपर्दन कार्य शुरू होने की बात कही है, लेकिन पेंक महोदय ने आलोचना करते हुए क्या कहा, उत्थान के साथ अपर्दन कार्य शुरू होता है। ठीक है, उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया इस बात को। डेविस ने स्थलाकृतियों को संरचना अवस्था प्रक्रिया का परिणाम माना है, जबकि आलोचना करते हुए पेंक ने उत्थान और निम्नीकरण को भी महत्वता दी है। डेविस ने अपनी संकल्पना में ढाल को महत्व नहीं दिया, जबकि ढाल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इस स्थलाकृतियों के निर्माण में। पेंक ने डेविस की अपर्दन चक्र संकल्पना को काल्पनिक, अव्यवहारिक और असत्य करार दे दिया है, और डेविस ने अपनी अपर्दन चक्र संकल्पना को भौगोलिक अपर्दन चक्र संकल्पना कहा है। इस बात को भी पेंक महोदय ने बिल्कुल गलत करार दिया है और क्या कहा है कि ये कई प्रश्नों के जवाब में इनकी यह संकल्पना बगले झांकने लगती है, अर्थात इसको जवाब नहीं मिलता इसका। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष लिख लीजिए इसका। इनकी संकल्पना का निष्कर्ष लिख लीजिए आप, क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर उसके बाद हम पेंक की संकल्पना को देखेंगे। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं हम, इसको उतार लीजिए आप, लिखिए निष्कर्ष। लिखिए
डेविस द्वारा अपर्दन चक्र के संदर्भ में, अपर्दन चक्र के संदर्भ में दी गई भौगोलिक अपर्दन चक्र संकल्पना अपने विशेष क्षेत्र में, अपने विशेष क्षेत्र में अपर्दन कार्य को समझाने के लिए विशेष महत्व रखती है। इनकी संकल्पना पेंक द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद भी, आलोचना किए जाने के बावजूद भी वर्तमान समय में बहुत मान्य हैं। इन्होंने अपर्दन चक्र को, अपर्दन चक्र को व्यावहारिक, क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में समझाया है। ठीक है, ये इसका सार है और लिख लीजिए। अपर्दन चक्र को समझने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से इनकी संकल्पना वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये बात थी इनकी अपर्दन चक्र संकल्पना की। इम्पोर्टेंट बात है, लिख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है इनका। डेविस ने अपर्दन चक्र के संदर्भ में दी गई भौगोलिक अपर्दन चक्र संकल्पना को अपने क्षेत्र विशेष में अपर्दन कार्यों को समझाने के लिए इनकी ये संकल्पना जो है बहुत विशेष महत्व रखती है। इनकी संकल्पना का पेंक द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद भी वर्तमान में बहुत ज़्यादा मान्य है। इन्होंने अपर्दन चक्र को व्यवहारिक, क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में समझाया है और अपर्दन चक्र को समझने के लिए इनकी संकल्पना वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इस तरीके से हमने आज अपर्दन चक्र संकल्पना के संदर्भ में भौगोलिक अपर्दन चक्र जो डेविस की थी उसको हमने विस्तार रूप में पढ़ा है। कल हम पेंक द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही।